गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। आज स्टार्ट करने वाले लेसन 21, इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस और हमारा क्या संबंध है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। 4 पॉइंट्स हैं। पहला है आपका व्हेन एंड वाई वॉज द यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश्ड। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब और क्यों हुई थी, क्या रीजंस थे, क्या उद्देश्य थे। सेकेंड है आपका विच आर द मेन पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। बार बार यूनाइटेड स्टेट्स याद आ जाता है। संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं उनके बारे में। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र की जो संस्थाएं हैं उनके काम क्या क्या हैं। एंड लास्ट है आपका व्हाट इज इंडियाज रोल इन द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में भारत की क्या स्थिति और क्या भूमिका है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ये आपका लोगो बना हुआ है यूनाइटेड नेशंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के बारे में। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट फ्रॉम 1939 to 1945. It was the most expensive war ever fought in terms of human lives and property. This war left a disastrous effect on the economy, property, and mankind. The war was fought in air, on water, and land. Tanks, submarines, ships, and aircraft were used in this war. A large number of modern ammunition and atom bombs too were used for war. For the first time, America threw atom bombs on Hiroshima and Nagasaki of Japan. The destruction was vast and widespread. The world leaders reached to a common conclusion that the changes of occurrence of another such war was to be nullified because it would destroy the world completely. With this aim in view, the United Nations was founded on 24th of October 1945. ये डेट आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आप पॉसिबिलिटी है कि स्कूल्स के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका आ जाए कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना किस डेट को हुई थी, और आप आगे जाएंगे कोई एग्ज़ाम देंगे आगे चल के उसमें भी ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी को लेके ये पहली बार एटम बम रियल लाइफ में कब यूज़ किया गया था, है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी स्टार्ट हुई थी 1914 से 1918 के बीच में। ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर ज़्यादा टाइम नहीं लिया और स्टार्ट हुआ था 1939 पे और ख़त्म हुआ था 1945 पे। ये 1945 पे भी ख़त्म नहीं होता क्योंकि लगभग जितने भी देश थे जो कि अपोनेंट थे ब्रिटेन वगैरह के, वो सभी लगभग सरेंडर कर चुके थे, सिर्फ और सिर्फ छोड़ के जापान को। जापान तब भी अपनी पूरी ताकत के साथ अपने को डिफेंड कर रहा था, अटैक्स कर रहा था अलग अलग हार्बर्स के ऊपर, अलग अलग लैंड्स के ऊपर, देशों के ऊपर, मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह सारी चीज़ें वो अपने स्तर पर कर रहा था। अगर एटम बम का यूज़ नहीं हुआ होता, परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं होता अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर, तो युद्ध आपका थोड़ा सा और ख़त्म होने पर डिले लेता। ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका 1939 से 1945 के बीच में चला। इसी बीच आपका काफ़ी लोगों की जानें भी गई, काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव वार था, मतलब सबसे महंगा युद्ध था जो अभी तक की इंसानी ज़िंदगी में लड़ा गया है ना। इसमें आपका हर चीज़ का नुकसान हुआ था, चाहे इकॉनमी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ह्यूमन लाइफ्स हो, है ना, कुछ भी हो, सबका नुकसान हुआ था काफ़ी हद तक। कई करोड़ों लोग इस वॉर में झोंक दिए गए थे और कई करोड़ों की इसमें डेथ भी हो गई थी। जो भी संसाधन उस टाइम पे मौजूद थे उन सभी का इस्तेमाल आपका इसमें हुआ था। आप सोचिए 1942 पे ही आपका ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का परीक्षण किया था पहली बार। मे बी टेक्सास में, अमेरिका का टेक्सास है, उस पे इसका परीक्षण किया गया था एंड 1945 पे इसको ह्यूमन लाइफ पे आजमा भी लिया गया। तो उस टाइम पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका चल रहा था तो उसी वर्ल्ड वॉर के दरमियान पे ही आपका ये हथियार तैयार किया गया था, है ना, और उसी दरमियान पे इसका यूज़ भी किया गया था। तो कहने का मतलब कुछ टाइम पे जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध थे उन सभी का यूज़ किया गया था, चाहे वो नॉर्मल बॉम्ब्स हो, है ना,
या फिर टैंक्स हो, सबमरीन्स हो, शिप्स हो, गन्स हो, इन्फेंट्री हो, कुछ भी हो, हर चीज़ का यूज़ किया गया था। और लास्ट में आपका परमाणु बम का भी उसमें यूज़ कर लिया गया। और उससे हिरोशिमा और नागासाकी की क्या हालत थी वो हम आपसे छुपी हुई नहीं है। उस स्थिति से जापान किस तरह से निकला है और आज वो डेवलप कंट्री के तौर पे खड़ा हुआ है, और हमारा देश अभी भी बहुत पीछे है जापान से, अगर हम कंपेयर करें तो ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में एटम बम गिराया गया था, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में एटम बम गिराया गया था। ओके, जब ये सारी चीज़ें हो गई, इतना नुकसान हमने झेल लिया, सारी चीज़ें हो गई, तो जो वर्ल्ड लीडर्स थे, वर्ल्ड लीडर्स का मतलब होता है जिनकी बड़ी इकोनॉमी होती है, जिनकी इकोनॉमी बड़ी होती है तो उनके पास पावर ज़्यादा होती है। इस दुनिया में रुपए की ही शक्ति है। जिस देश के पास ज़्यादा रुपया होता है, ज़्यादा उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा संसाधन इकट्ठे कर सकता है, वो ज़्यादा बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवा सकता है ना, किसी दूसरे देश के ऊपर दबाव डलवा सकता है। तो जो भी उस टाइम पे बड़ी इकोनॉमीज थी, उन सब ने एक मंच पे आके डिसाइड किया कि दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो, उसके लिए एक वर्ल्ड लेवल पे एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो सभी पे थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, नियंत्रण बना के रख सके, है ना, कि दोबारा ऐसी कंडीशन उत्पन्न ना हो कि कोई तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाए। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर जब आपकी स्टार्ट होगी तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ये धरती आपकी साबुत बचेगी, और बचेगी भी अगर तो यहाँ पे कोई रहने लायक बचेगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो आपका नॉर्मल बंदूकें नहीं चलेंगी, सीधे आपका एटम बम्स का ही यूज़ होगा, है ना, जो परमाणु बम है उनका यूज़ होगा। तो उसके बाद कहते हैं कि धरती पे दोबारा से आइस एज आ जाएगा। आइस एज मतलब सारी धरती के ऊपर बर्फ़ की चादर चढ़ जाएगी, क्योंकि आपका एटम बम से जो भी उसका वेस्टेज निकलता है, जो भी उसका धुआं निकलता है या फिर कोई पार्टिकल्स निकलते हैं, उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पूरे धरती के एटमॉस्फेयर को एटम बम का जो भी गार्बेज है वो कवर कर लेगा। और कवर करने के बाद जो सूरज की जो रोशनियाँ हैं, जो सूरज से यहाँ तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगती हैं, वो यहाँ पे आ नहीं पाएंगी, एटमॉस्फेयर क्रॉस नहीं कर पाएंगी, और धीरे धीरे धरती आपकी बर्फ़ से जमना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अंतरिक्ष का तापमान आपका 214.15 डिग्री सेल्सियस आपका माइनस में है, -214 डिग्री सेल्सियस है आपका अंतरिक्ष का तापमान, और धरती भी आपकी उसी अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रही है। तो सोचिए, अगर सूरज की रोशनी अगर धरती पर नहीं पहुंचेगी तो महज कुछ ही टाइम लगेगा धरती को धीरे धीरे ठंडा होते होते बर्फ़ का गोला बनने में। ओके, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इंसान बच भी जाते हैं तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस आइस एज में, है ना। तो वर्ल्ड लीडर्स का कहना था कि एक वर्ल्ड लेवल पे कमेटी होनी चाहिए जो सभी देशों को थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोल करके रखे, जिससे ये कंडीशंस आपके सामने नहीं आए कि तीसरा वर्ल्ड वॉर आपका हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने सबने मिलके यूनाइटेड नेशंस का गठन किया। वो डेट क्या थी? 24 अक्टूबर 1945। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, नीचे आपका दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसके बारे में। After the First World War, efforts were made for international peace, and the efforts resulted in the coming up of an organization called the League of Nations. In 1920, the aim of this organization was to establish global peace, but League of Nations failed in preventing the outbreak of the World War II. The League was plagued by internal strife. During the Second World War, US President Roosevelt and Prime Minister Churchill of Great Britain suggested the creation of an international organization to ensure peace in the world. आपका देखिए, जब पहला वर्ल्ड वॉर हो गया तो पहले वर्ल्ड वॉर में लोगों की आंखें नहीं खुली, है ना, थोड़ी सी आंखें खुली, बहुत बड़ी आंखें नहीं खुली। तो जब पहला वर्ल्ड वॉर हो गया, जब उसका सदमा लोगों ने झेला, तो उसके बाद जो कुछ देश थे उन्होंने मिलकर कहा कि यार देखो, एक कमेटी बनानी चाहिए। तो उस टाइम पे भी 1920 में 1920 में एक कमेटी बनी थी जिसको हम क्या कहते हैं? लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस में
कुछ देश रहे होंगे, उन्होंने एक आपस में करार कर लिया होगा। तो ये बनाया इसलिए गया था कि भाई दोबारा वर्ल्ड वॉर वन जैसा कोई भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फेल हो गया। फेल हो गया क्यों? क्योंकि 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुआ था और 1939 में मुश्किल से 20 साल भी नहीं हुए, और 20 साल में आपका एक नया वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और पहले वाले से ज़्यादा भीषण। तो साफ साफ फेलियर था। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और प्रधानमंत्री चर्चिल ब्रिटेन के, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे जो कि ऐसी चीज़ों को रोक सके। ठीक है, तब आगे क्या होता है हम देखते हैं। इन 1943 द डेलीगेट्स ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसएसआर, रसिया एट प्रेजेंट। यूएसएसआर आपका पहले पूरा रसिया एक था। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1990 में, 1992 में भी, तो उस टाइम पे रसिया आपका 14 देशों में बट गया था। जब रसिया टूटा था पूरी तरीके से, जो यूएसएसआर है टूटा था, तो उसमें से 14 नए देश निकले थे, है ना। उसके बाद रसिया आपका एक अलग हो जाता है, बाकी 14 देश आपके अलग हो जाते हैं। देन ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना मेट इन मॉस्को एंड emphasize the need for a world organization to maintain peace and security in the world. Later in October 1944, Dumbarton Oaks near Washington, these four drew up a draft proposal to form such an organization. 1943 में एक डेलीगेट का मतलब होता है कि एक जो बातचीत करने के लिए एक 4-5 लोग का ग्रुप होता है, उसको डेलीगेट कह सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डेलीगेट और यूएसएसआर के, ग्रेट ब्रिटेन और चाइना, ये सब मिले आपके मॉस्को में, और इन सब लोगों ने आपस में चर्चा की और डिसाइड किया कि भाई एक कमेटी होनी चाहिए ऐसा ऐसा करने के लिए कि दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो। तो उन सब चीज़ों को मिलके इन्होंने 1944 में वॉशिंगटन में इन चारों लोगों ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल ऑर्गेनाइज किया। ओके, फाइनली अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 50 नेशंस वाज convenced in San Francisco in the United States in 1945 from April 23 to June 26. After long deliberation, 50 nations agreed on the Charter of the United Nations on 26 June 1945. Soviet Union signed on behalf of Poland. India was also among the nations to sign the charter. The charter came into effect on October 24, 1945, and thus United Nations came into existence. Since then, the day is observed every year as the United Nations Day. The United Nations headquarters are located in New York. The membership of the United Nations has reached 193. Today, practically all the independent countries are members of the United Nations. 1945 में आपका 23 अप्रैल से लेकर 26 जून तक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लगभग 50 देशों ने मिलकर एक सम्मेलन किया। सम्मेलन में आपका बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद, लंबी चर्चा के बाद, आपके 50 देशों ने 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र का जो घोषणा पत्र था वो तैयार किया। इस घोषणा पत्र में तकरीबन 51 देशों ने साइन किया। पोलैंड की तरफ से आपका सोवियत यूनियन ने ही साइन कर दिया था। ओके, इस घोषणा पत्र में आपका इंडिया भी शामिल था, इसने भी इसमें सिग्नेचर किए थे, तो ये भी आपका उस टाइम से पार्ट बना हुआ है। इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद जब 50 देशों ने इस पर सिग्नेचर किया, और इसके बाद आपका 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस आपका प्रभावी तौर पे अपने अस्तित्व में आया।
इस प्रकार आपका संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। तब से हर एक साल इसी दिन इसी तारीख को 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो न्यूयॉर्क में है। प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राष्ट्र की जो मेंबरशिप की जो टोटल नंबर्स हैं वो 193 देश हैं टोटल। जितने भी आपके पूर्ण स्वराज वाले देश हैं वो इसके मेंबर्स कहलाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसके जो उद्देश्य क्या है उसको समझ लेते हैं। The Charter of the United Nations mentions the following objectives. First है आपका to maintain international peace and security, make joint effort to clear the hurdles in the path of peace. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना और इसके बीच में जो भी दुविधाएं आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उसको मिलजुल के सभी देशों के साथ मिलकर उसको सुलझा लेना। जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति में जो भी समस्या आती है उसका मेन मुद्दा होता है आतंकवाद से। जैसे मान के चलिए अफ्रीका का है, ज़्यादा दूर नहीं जाते, पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान के जो अजहर मसूद था, वो जब 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला था उसी टाइम की बात है शायद, तब उसको इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया गया था, टेररिस्ट घोषित किया गया था। उसका फ़ायदा ये होता है कि यूनाइटेड नेशंस में किसी भी व्यक्ति को अगर हम आतंकवादी घोषित करवा देते हैं कि वो राष्ट्रीय तौर पे नहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पे अगर वो आतंकवादी है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि वो किसी भी और देश में, वो जिस भी देश में है वहाँ उसको पकड़ा जा सकता है। उसकी जो प्रॉपर्टी है किसी भी देश में उसे कुर्क किया जा सकता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है, उसका पासपोर्ट सस्पेंड किया जा सकता है ना। उसकी जितनी भी गतिविधि होती हैं उस पर जैसे इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस है, उसको भी अथॉरिटी मिल जाती है कि फलाने व्यक्ति को पकड़ना है और अगले देश को सौंपना है। ठीक है, तो ये मतलब निकलता है इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर देना। तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट हैं जिनको भारत चाहता है कि उनका यूनाइटेड नेशंस के तौर पे उन्हें इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। लेकिन वही बात है कि 5 देश हैं आपका यूनाइटेड नेशन की मेन सीट पे, जिसमें से एक चाइना भी है, और चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। तो उसने कई बार असद मजहूर के ऊपर, उसका नाम ही इन लोग का ऐसा होता है कि मुंह से नहीं निकलता है, तो उसके ऊपर कई बार कई दोस्त अगले जो भी जिनके पास वीटो पावर थी उन्होंने बोला कि हाँ इनको हम इंटरनेशनल क्रिमिनल या टेररिस्ट के तौर पे हम घोषित कर सकते हैं। लेकिन चाइना उस पर अपनी वीटो पावर ला के ये सारी चीज़ें कैंसिल करवा देता था, है ना। तो इससे लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो गई। तो जैसे आपका मिलिट्री पावर के तौर पे देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस में लगभग बहुत सारे देशों की एक एक जो मिलिट्री टुकड़ी होती है वो यूनाइटेड नेशंस के लिए रिजर्व रहती है। कुछ मिलिट्री पर्सनल्स आपके यूनाइटेड नेशंस पे ही रहते हैं, है ना, सभी देशों के। वो इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए, अगर कभी भी किसी भी देश में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वहाँ की मिलिट्री ये सारी चीज़ें टैकल नहीं कर पा रही है, तो यूनाइटेड नेशंस अपनी तरफ से एक मिलिट्री फॉर्म करके उस देश पे उसकी सहायता के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल पीस के लिए ही ये सारी चीज़ें की जाती हैं, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए। भाई सब लोग, सारे देश मिलके कुछ कुछ एफर्ट करते हैं और फिर वो सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे मान के चलिए अगर आप कोई संस्था बनाते हैं, उस संस्था को चलाने के लिए उसके खुद के, उस संस्था के खुद के पास कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं है कि वो अपने आप चल जाए। उसको चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है फंडिंग की, और फंडिंग सभी लोग मिलके करते हैं। सारे देश मिलके यूनाइटेड नेशंस के लिए फंडिंग करते हैं। सिक्योरिटी के लिए सारे देश अपने अपने कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स आपके यूनाइटेड नेशंस पे भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। सेकंड है आपका टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन अमॉन्ग नेशंस। जो अलग अलग राष्ट्र हैं उसमें समान मानवाधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित मित्रतापूर्वक समन्वय स्थापित करना। मतलब सभी देशों के बीच में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो,
सभी का आत्मसम्मान बना रहे, और जितने भी देश हैं उसके अंदर समानता का व्यवहार सभी के साथ होना चाहिए, है ना। जैसे अभी हाल ही की बात है, जब उदाहरण है छोटा सा, इससे आप लोग समझ जाएंगे। भाई देखिए, यूनाइटेड नेशंस की अपनी अलग अलग बॉडीज़ हैं। अलग अलग बॉडीज़ का मतलब होता है कि उसका अलग अलग डिपार्टमेंट बटा हुआ है, कि भाई आप इस चीज़ को देखेंगे, आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर्स को देखेंगे, आप सोशल अफेयर्स को देखेंगे, आप सिक्योरिटी अफेयर्स को देखेंगे। किसी का रहता है कि आप डेलीगेट्स के तौर पे किसी और देश पे जाएंगे, वहाँ का समन्वय देखेंगे। किसी का रहता है कि आप माइनॉरिटी जो भी है, जिस भी देश में जो भी आपका रिलीजियस माइनॉरिटी है, आप उस डिपार्टमेंट को देखेंगे। तो जैसे भारत में आर्टिकल 370 था, उसको रिवोक कर दिया गया था, है ना। तो जब उसको हटाया गया था, ये कोविड के पहले की बात है, तो उसके लिए पूरी दुनिया में हल्ला हुआ था। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हल्ला मचाया था तो वो था पाकिस्तान, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो हमेशा कश्मीर की लड़ाई लड़ता है, उसे पता है कश्मीर से अगर धारा 370 को रिवोक कर दिया गया, साथ में वहाँ पे अगर लोकतांत्रिक तौर पे, डेमोक्रेटिक तौर पे अगर वहाँ पे चुनाव होने लगे, और वहाँ पे अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी, है ना, ना ही वहाँ पे अत्याचार होने लगेंगे, ना ही वहाँ पे अगर देखिए लोकतांत्रिक तौर पे सारी चीज़ें होने लगी, तो पाकिस्तान इस बात का हक जता ही नहीं पाएगा कि भाई कश्मीर में इंडियन आर्मी या भारतीय संविधान द्वारा भारतीय गवर्नमेंट वहाँ के लोगों का अत्याचार कर रही है। तो ये सारी चीज़ें उसको खटक रही थी, तो उसने कई बार यूनाइटेड नेशंस पे भी आवाज़ उठाई। वो अभी भी बहुत सारे सार्वजनिक मंचों से इंडिया को क्रिटिसाइज़ करता है, और दोबारा रिकॉल 370 आर्टिकल को दोबारा से रिकॉल करवाने के लिए हर जगह से वो अपील करता है। साथ में उसका चाइना तो उसका मान लो बड़ा भाई ही है, सपोर्ट करता ही है उसका। तो ये सारी चीज़ों के लिए जब देखिए, यूनाइटेड नेशंस आपका हर जगह मौजूद तो है नहीं। अब उसको जैसी जैसी न्यूज़ मिलेगी, जैसा जैसा उसके सोर्सेस उसको बताएंगे, उस हिसाब से वो पिटीशन अपने अंदर लागू करवाएगा, दूसरों के ऊपर स्टेटमेंट्स देगा। तो उसने भारत के लिए कहा था कि स्टेटमेंट दिया था 370 को लेके, कि भारत को 370 के ऊपर दोबारा सोचना चाहिए, ऐसा वैसा, कि वहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो अमेरिका के नए अभी राष्ट्रपति बने हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है। तो भाई अगर आप यहाँ पे रह के देखेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और आप दूर हैं 10,000 किलोमीटर दूर, तो आपको थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर नहीं दिख पाता है। तो हालांकि उसका काम इतना ही है कि विभिन्न राष्ट्र जो है उसमें समान मानव अधिकार सभी को मिलते रहें, और सभी का आत्मनिर्णय का सिद्धांत आधारित आपका मैत्रीपूर्ण सभी व्यवहार करते रहें। थर्ड है आपका टू कॉपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर और humanitarian character and in promoting respect for human rights and fundamental freedom for all। अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जैसे कि आपकी इकोनॉमिक, जो कि आर्थिक समस्या कहलाती है, सोशल मतलब सामाजिक, और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, और मानवीय समस्याओं की शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहायता करना, और सभी के लिए मानवीय अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रता का के प्रति सम्मान बनाए रखना, ये भी आपका यूनाइटेड नेशंस का काम है। वो सभी के ऊपर मतलब एक अलग से बॉडी है जो सभी देशों के ऊपर इस नियंत्रण रखने की कोशिश करती है कि किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा हो, उस देश के तौर पे या इंटरनेशनल तौर पे। जैसे मान के चलिए, अगर हम कल को हम चढ़ाई कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर, बिना किसी बात के, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी रेलेवेंस के हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, तो सारी दुनिया की तरफ से हमको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया जाएगा, और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी हमें क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, और हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लग सकते हैं। सैंक्शंस का मतलब होता है कि प्रतिबंध लगा देना किसी भी चीज़ का, कि हम जैसे ईरान के ऊपर लगा हुआ है सैंक्शंस लगे रहते हैं। रसिया के ऊपर लगा हुआ है कि आप किसी अगले देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं, आप अपने हथियार नहीं बेच सकते हैं, आप अपना ईरान में आपका ऑयल प्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा होता है, तो आप किसी दूसरे देश को बेच नहीं सकते हैं। ये आप ईरान के ऊपर आपका सैंक्शंस आप किस तरह से लगते हैं। तो आप अगर हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं, तो ये
रेलेवेंस नहीं होगा, ये अत्याचार की श्रेणी में गिना जाएगा कि आप दूसरे किसी देश की उसकी अस्मिता पे आप हमला कर रहे हैं, आप उसकी आज़ादी छीनना चाहते हैं, तो इस पे यूनाइटेड नेशन आपत्ति जता सकता है। तो ये यूनाइटेड नेशन का काम है कि वो ये सारी चीज़ें देखें और लोगों के बीच में ऐसी समस्याएं ना हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरह हो, चाहे वो सोशल हो, कल्चर हो, किसी तरीके से भी हो, यूनाइटेड नेशन उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, ऐसे यूनाइटेड नेशंस का आपका यूनेस्को है, यूनेस्को में आपकी विश्व धरोहर आपकी शामिल की जाती है, जैसे खजुराहो है, सांची है मध्य प्रदेश का, भीमबेटका है, ये सारी चीज़ें आपकी, जैसे ताजमहल है, तो कुतुब मीनार, ये सारी चीज़ें यूनेस्को में, ये भी आपकी यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, तो उसके अंतर्गत आपका ये सारी चीज़ें आती हैं। उसकी रख रखाव, उसकी सारी समस्याओं का समाधान यूनेस्को के द्वारा किया जाएगा, उसकी निगरानी भी किया जाएगा। फोर्थ है आपका टू बी ए सेंटर फॉर हार्मोनाइजेस, पता नहीं क्या है, हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ ऑल द नेशंस इन अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। ऊपर लिखित जितने भी उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए अलग अलग देशों के कार्यों में सामंजस्य बैठाना और सामंजस्य करने के लिए इस संस्था को एक केंद्र के तौर पे प्रयोग किया जा सकता है। It is clear from the study of these objectives that the main aim of the United Nations is to protect humanity from the horror of war. Only in a peaceful world, nations can develop and divert all their energy and resources to raise the standard of living of their people. These objectives of UN, United Nations, are in conformly conf- conformity with our on national objectives. Our constitution recognize these ideals of the United Nations. इन उद्देश्यों पर गंभीरता से विचार करने पर ये स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को युद्ध से बचाना है। जो भी आपका युद्ध है या फिर उसकी जो नकारात्मक श्रेणियां हैं उससे बचाना है, और पूरे विश्व में शांति आपकी बनाए रखनी है और उसके लिए प्रयास भी करते रहना है। विश्व शांति स्थापित होने पर ही कोई भी देश अपनी डेवलपमेंट के लिए जितने भी उसके संसाधन हैं या उसके जितना रुपया पैसा है वो अपनी डेवलपमेंट पे खर्च कर सकता है, ना कि हथियार खरीदने में या फिर किसी दूसरे पे हमला करने पे या उससे उसके हमले किए हुए से बचने के लिए, है ना। तो इससे आपका हमारा डेवलपमेंट भी होता है अगर युद्ध नहीं होगा और उसका डर नहीं होगा, है ना। जहाँ तक भारत की बात है, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य हमारी संस्कृति और राजनीतिक लक्ष्यों के अनुकूल है। हमारा संविधान संयुक्त राष्ट्र के इन आदर्शों को मान्यता देता है। हमारा संविधान ऑलरेडी आपका ऐसा बना हुआ है कि उसमें कहा जाता है कि जियो और जीने दो, ना हमको भाई किसी पे हमला करना है और ना हम चाहते हैं कोई हमारे पर हमला करे। स्वाभाविक सी बात है कि लड़ाई का डर लड़ाई से बड़ा होता है, क्योंकि भाई लड़ाई का डर ही एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया भर में हथियार आपके सबसे ज़्यादा भारत खरीदता है और दूसरे नंबर पे सऊदी अरब खरीदता है। यह हम दो श्रेणी में है, सबसे ज़्यादा हम खरीदते हैं, दूसरा सऊदी अरब खरीदता है। हमारे ऊपर खतरा किसका बना हुआ है? सबसे पहले पाकिस्तान का, दूसरा चाइना से, क्योंकि एक देश के लिए टू फ्रंट वॉर लड़ना काफ़ी महंगा और काफ़ी रिस्की भी होता है। कि भाई हम जब तक रफ़ेल आपका यहाँ नहीं आया था, जब तक आपका जो भी मिसाइल्स वगैरह थी या DRDO उसको डेवलप नहीं कर रहा था, या फिर अलग अलग देशों से हम उसको इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, तब तक हमें इस बात का खतरा महसूस हो रहा था कि भाई अगर कभी भी टू फ्रंट वॉर के लिए अगर दो देश हम पे टू फ्रंट से हमला करते हैं तो हम उसको झेल नहीं पाएंगे। और एक बार 1962 की वॉर हारने के बाद दोबारा हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी और ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा हम किसी दूसरे देश को स्वेच्छा से ऑफर करवा दें, है ना। तो डर आपका बहुत बड़ी चीज़ होती है, उस वजह से हथियार खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ये बहुत बड़ा व्यापार है इंटरनेशनल मार्केट में। तो यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि अगर ये डर नहीं होगा तो लोग जितना पैसा लड़ाई पे खर्च करते हैं या उसके शांति बनाए रखने के लिए हथियार पे खर्च करते हैं, वो खर्चा इस पे ना करके हम अपने डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते हैं, है ना। मिलिट्री पे ना खर्च करके
डेवलपमेंट पे खर्च कर दें, लेकिन आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। मिलिट्री पे खर्च तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता। एज पर द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स। फर्स्ट है आपका प्राइमरी मेंबर्स, दोज नेशंस हु पार्टिसिपेटेड इन सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस एंड ratified the charter are the primary members of the United Nations. India is the one of the such 51 members. दो होते हैं आपके, एक आपके प्राइमरी होते हैं और एक आपके सेकेंडरी होते हैं, है ना। तो प्राइमरी में जो प्राथमिक सदस्य होते हैं, जिन राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को में के सम्मेलन में भाग लिया था और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की, और वे जिन्होंने राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पे साइन किए थे, वो प्राइमरी मेंबर्स आपके कहलाते हैं। इंडिया आपका इनमें से एक है और टोटल ऐसे सदस्यों की संख्या है 51। ओके। सेकंड है आपका दोस पीस लविंग नेशंस हु विश टू फुलफिल देयर इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ऐसे राष्ट्र जो शांति चाहते हैं और जो अपने अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं। जो नए प्रत्याशी राष्ट्र होते हैं, उनको सदस्यता सामान्य सभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के जो पार्ट हैं, जो उसके अंग हैं, उसके बारे में। देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ द, पेज पलट लेते हैं ना पहले। There are 6 parts of the United Nations: the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice and the Secretariat. The International Court of Justice. चलिए, फर्स्ट है आपका, देखिए 6 पार्ट में आपका डिवाइडेड है। यूनाइटेड नेशंस के जो पार्ट्स हैं वो 6 हैं, वो आपने जान लिए हैं। अब आपका डिटेल पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका द जनरल असेंबली। द जनरल असेंबली को हम महासभा के तौर पे भी जानते हैं। किसको हम कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा, है ना। द जनरल असेंबली, द जनरल असेंबली consists of all members of the United Nations. Every state can send a maximum of 5 representatives to the General Assembly, but at the time of voting, a state is entitled to cast only one vote. The General Assembly ordinarily meets once a year. It discusses and makes recommendations on various important issues brought before it. The General Assembly works like the World Parliament. In the General Assembly, all important matters are decided by 2/3 majority. जो आपकी महासभा है यूनाइटेड नेशंस की, इसमें यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर्स होते हैं। हर देश जो भी इस यूनाइटेड नेशंस से जुड़ा हुआ है, वो अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव्स आपके जनरल असेंबली पे भेज सकता है, जब इसकी मीटिंग चलती है साल में एक बार। साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है और हर देश आपका अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव इसमें भेज सकता है, मैक्सिमम 5, है ना। लेकिन जब वोट की बारी आती है, जब किसी भी मुद्दे पे कोई भी मुद्दा इस पे चर्चा पे लाया जाता है, उसको पहले से इस पे जमा कराना पड़ता है कि भाई जब साल में आपका एक बार इसकी मीटिंग होनी है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन होती है साल में एक बार, एक सेशन लगता है कि भाई हफ्ते पर 10 दिन का एक आपका एक सेशन लगेगा और उस पर आपका साल में एक बार उस पर चर्चा होगी उस 10 दिन के अंतर्गत। उसी में जिस भी देशों की जो भी समस्याएं होती हैं, वो इस मीटिंग पे, इस असेंबली पे, इस महासभा में भेजी जाती है और उसकी साल भर में एक बार में सुनवाई होती है। साथ में इसमें जब वोटिंग का प्रावधान आता है तो हर देश, ये नहीं है कि आप 5 रिप्रेजेंटेटिव अपने भेजे हैं, 5 प्रतिनिधि आपने भेजे हैं तो वो 5 के 5 वोट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक सदस्य आपका एक ही वोट इसमें डाल सकता है, ठीक है। और जो वोट इस पर डाला जाता है, उसकी जो गिनती होती है, जो इसमें जीत निर्धारित की जाती है कि डिसाइड किया जाता है कि कितने वोट से कौन सा बिल आपका पास किया जाएगा और किससे कौन सा बिल आपका पारित हो जाएगा, वो है आपकी 2/3। 2/3 का मतलब होता है कि 2/3 बहुमत से, 2/3।
2/3 बहुमत से किसी भी मत को पारित करवा लिया जाता है। और ये जो वर्ल्ड असेंबली है, द जनरल असेंबली है, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है, वो हमारे देश की पार्लियामेंट होती है। ये आप इसको संज्ञा दी गई है कि ये आपका वर्ल्ड पार्लियामेंट के तौर पे बिहेव करती है। सेकंड है आपका द सिक्योरिटी काउंसिल। द सिक्योरिटी काउंसिल is the most important organ of the United Nations. It is responsible for the security and peace in the world. It has 15 members. These members fall in two categories. Five members, uh, five members with France, the People's Republic of China, Russia, and United Kingdom, and the United States of America are permanent members. The other 10 members are elected by the General Assembly for a duration of 2 years. ऐसा सिक्योरिटी काउंसिल आपकी सबसे महत्वपूर्ण काउंसिल है ना, सुरक्षा परिषद इसको हम कहते हैं। तो ये सुरक्षा परिषद आपकी जिम्मेदार है पूरी दुनिया के लिए, पूरे धरती में जितने भी देश हैं उसमें शांति और सुरक्षा के लिए इसकी जिम्मेदारी बनती है। इसमें तकरीबन 15 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर आपके परमानेंट होते हैं, है ना। इस सुरक्षा काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर टोटल होते हैं। 5 मेंबर आपके परमानेंट होते हैं, वो परमानेंट रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए जब तक कुछ बदलाव नहीं होता है। साथ में जो 10 मेंबर होते हैं वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। जो जनरल असेंबली होती है उसमें चुने जाते हैं हर 2 साल के लिए, ओके, जितने भी देश होते हैं। तो भारत भी इसमें इलेक्ट हो चुका है। जो 5 आपके परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन से हैं? एक फ्रांस है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम चाइना कहते हैं। ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसका जो पूरा नाम है चाइना, ये नाम इसलिए है कि ये फॉलो करता है वन पॉलिसी ऑफ चाइना, क्या तो कहते हैं, चलिए इसको समझाते हैं। वन पॉलिसी ऑफ चाइना कहते हैं इसको। जैसे ताइवान भी आपका कहता है ना, जैसे देखिए ताइवान है आपका, अपर मंगोलिया है आपका, साथ में तिब्बत भी है। ये सारे देश ना, और भी कुछ देश है अगल बगल के, ये लोग भी अपने आप को चाइना कहते हैं। जो ताइवान है वो कहता है कि एक्चुअल चाइना हम हैं, जो चाइना है ये चाइना है ही नहीं, ये कब्जा के दूसरे देशों को अपने आप को चाइना कहता है। क्योंकि चाइना आपका एक्चुअल में तिब्बत हो गया, ठीक है, आपका मंगोलिया हो गया, ठीक है, अपर मंगोलिया हो गया, साथ में ताइवान हो गया, और कुछ देश आपके और हैं, उनको कब्जा किए टोटल चाइना बना हुआ है। लेकिन ताइवान कहता है कि ये फर्जी चाइना है और हम एक्चुअल चाइना है, ओके। देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। शॉर्ट में समझ लेते हैं, फ्रांस, चाइना, अमेरिका, और कहाँ गया, फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड, अमेरिका, और आपका मिल ही नहीं रहा है, 5 है आपके, फ्रांस है, चाइना है, रसिया है, यूके है मतलब यूनाइटेड किंगडम है मतलब ब्रिटेन है, और यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आप मैप देखेंगे ना पूरा, वो प्रशांत महासागर में आपका लगता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नीचे आपका अटलांटिक सागर लगता है। तो पूरा जो मैप देखेंगे अमेरिका का, उसमें 2 भागों में अमेरिका बटा हुआ है, ठीक है। वो जो 2 अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट है आपका, एक नॉर्थ अमेरिका होता है, एक आपका साउथ अमेरिका होता है। जान लीजिए क्योंकि कंफ्यूजिंग रहता है कभी कभी ये, क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट्स को, यूएस को, जो यूएसए है उसे हम पूरा अमेरिका मान लेते हैं, क्योंकि अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है और यूनाइटेड स्टेट्स उसका देश है, ठीक है। और ये पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका में, ओके। क्योंकि इसी अमेरिका में आपका ब्राज़ील भी है, आपका कनाडा भी है ना, तो ऐसे करते करते मैक्सिको भी है, तो ये सारे देश हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका कॉन्टिनेंट का यूनाइटेड स्टेट्स आपका एक देश है, इसीलिए कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये 5 मेंबर आपके परमानेंट हैं। जो 10 मेंबर आपके चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं मैंने आपको बता दिया। इसमें से जो 5 परमानेंट सीट है, रसिया ने सजेस्ट किया था कि इसे हमें अब बढ़ाना चाहिए। भाई देखिए, अब इसको हम किसी एक मेंबर को हम हटा तो सकते नहीं है, पॉसिबल नहीं है फिलहाल इसमें। तो हम रसिया ने बोला
और भी शायद किसी ने बोला था, फ्रांस ने बोला था, सजेस्ट किया था द जनरल असेंबली पे कि हमें ये जो 5 सीटें हैं इसको बढ़ा के हमें 6 या 7 कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ देश आपके ऐसे भी हैं जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो चाइना इसमें से कहता है कि, सुनते जाइएगा, चाइना कहता है कि एक ही कॉन्टिनेंट के 2 देशों को रिप्रेजेंटेटिव तौर पे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस पे विवाद आपका खड़ा हो सकता है। तो अगर यही बात अगर है कि एक ही कॉन्टिनेंट के 2 देशों को नहीं बनाना चाहिए, तो जो आपका फ्रांस और रसिया हैं, दोनों ही आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अब वो दोनों ही आपका इसके मेंबर्स हैं, है ना। तो चाइना की ये दलील आपकी मानी जानी नहीं चाहिए। हालांकि चाइना बनने देगा नहीं, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सभी की उसमें वोटिंग डलेगी और चाइना उस पर हाथ खड़े कर देगा। हालांकि ये पोस्ट पहले इंडिया को ऑफर हो रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन इंडिया के जो नेताजी थे उन्होंने बहुत दरिया दिली दिखाते हुए चाइना को ये पोस्ट ऑफर कर दी कि सर आप ज़्यादा कैपेबल हैं, आप अभी अभी आज़ाद हुए हैं, आपको इसकी ज़रूरत है और आप ले लीजिए। और भाई साहब दे दिए, नेहरू जी ने दे दिया चाइना को। चाइना आज काउंसिल में है और हमारे लिए खतरा बन गया। चलिए, थर्ड है आपका द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। As the name suggests, the Economic and Social Council, ECOSOC, ECOSOC, coordinates the social and economic functions of the United Nations. It is concerned with the welfare of children and women's rights. It also promotes higher standard of living and economic and social changes. It aims at solving international economic, social and health problems. It also aims at promoting universal respect and observance of human rights for all without any discrimination of race, caste, language or religion. It has 54 members. 18 members are elected every year by the General Assembly for a term of 3 years. Okay. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आपका, आर्थिक और सामाजिक परिषद आपका, ये नाम से ही आपका स्पष्ट है कि ये परिषद आपका संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक कार्यों का संयोजन करती है। ये आपका चिल्ड्रन वेलफेयर और वुमेन्स की अधिकारों को संबंधित काम करती है। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए भी इसका काम है। इसमें एक बात और लिखी हुई थी कि जितनी भी आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी ये जिम्मेदार। जैसे देखिए, आपका किसी भी यहाँ पे अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आप चले जाइए साउथ अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट है उसमें कई ऐसे सारे देश हैं, चाहे उसको आप केनियम चले जाइए, इथियोपियम चले जाइए, या और भी वहाँ पे जो भी देश हैं काफ़ी पिछड़े हैं, उनके न खाने को है न पहनने को है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो वहाँ पे जो आपका यूनाइटेड नेशंस की ये इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर काउंसिल है, ये वहाँ पे लोग जाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं, उन्हें आर्थिक तौर पे सहायता प्रदान करते हैं। इनकी पूरी कैंपिंग होती है, एक कैंप लगता है अलग अलग जगहों पे, वहाँ पे टीकाकरण होता है ना, वैक्सीनेशन का काम होता है। जैसे पहले आपकी जो भी बीमारियाँ हो चुकी हैं, जैसे टाइफाइड का टीका हो गया, है ना, हैजा का हो गया, डीटीसी का हो गया, काली खांसी का हो गया, है ना, हेपेटाइटिस का हो गया, टिटनिस का हो गया। तो ये सारी चीज़ों के जो टीके होते हैं, अब उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है, उस देश के पास ही, उनकी गवर्नमेंट एजेंसीज के पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो सारे देश को ऐसी ऐसी सेवाएं उपलब्ध करा सकें। तो यूनाइटेड नेशंस की जो ये बॉडी है, ये अलग अलग देशों में जाती है जहाँ पे ऐसी समस्याएं हैं, और ये लोग यहाँ पे मिलके काम करते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। जैसे इंडिया में आपका पोलियो आपका फ़िलहाल पूरा ख़त्म हो चुका है ना।
यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ही आपका ये निर्धारित किया जाता है कि किस देश में कौन सी बीमारी अभी भी है, कौन सी बीमारी अब नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इंडिया को बोला गया है कि पोलियो इंडिया में नहीं रह गया है, वो ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से आपको 2024 तक का ये लक्ष्य रखा गया है कि इंडिया में आपका जो मलेरिया से होने वाली समस्याएं हैं उसे भी कंट्रोल में कर लिया जाएगा, उसे भी ना के बराबर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर काउंसिल में आता है। इसमें आपके 54 सदस्य होते हैं, जिसमें से 18 सदस्यों को हर 3 साल के लिए जनरल असेंबली के द्वारा चुना जाता है। फोर्थ है आपका द ट्रस्टीशिप काउंसिल। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर After the Second World War, 11 terrorist states which were under foreign rule were brought under the United Nations trusteeship system. The objective of the trusteeship council is to help these terrorists to attain independence. टेररिस्ट पढ़ रहा हूँ मैं, टेरिटरीज हैं। Okay, territories to attain independence. Most of such territories have now attained independence. Namibia has achieved its independence recently. ट्रस्टीशिप न्यास परिषद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 11 प्रदेश या राज्य जो भी विदेशी शासन के अधीन थे, जिनके ऊपर भी दूसरे देशों का शासन हुआ करता था, जो भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की ट्रस्टीशिप काउंसिल के उसमें शामिल किया गया उन देशों को, उन देशों की समस्याओं को। और ये परिषद आपका, ये काउंसिल का उद्देश्य इन राज्यों को विदेशी शासन से मुक्त कराने में उनकी सहायता करना था। इनमें से अधिकांश प्रदेश अब आपके आज़ाद हो चुके हैं। इसमें से आपका नाइजीरिया जो अभी अभी आज़ाद हुआ है। ओके, फिफ्थ है आपका द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस is one of the principal organs of the United Nations. The court consists of 15 judges. These judges are elected by the Security Council and the General Assembly for a period of 9 years. The court decided disputes among its member nations. It also gives advice to the different bodies of the United Nations. This is also known as the World Court, वर्ल्ड कोर्ट और द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यह आपकी संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक है। इसमें तकरीबन 15 जज होते हैं। इसके जो भी जज होते हैं वो सुरक्षा परिषद और महासभा के द्वारा तकरीबन 9 साल के लिए इनको चुना जाता है। ये न्यायालय अपने सदस्य राष्ट्रों के मध्य हुए जो विवाद होते हैं उनका निर्णय करवाता है और संयुक्त राष्ट्र के जो विभिन्न संगठन हैं उनको भी परामर्श देने का काम करता है। इसे आपका विश्व अदालत भी कहा जाता है। ये आपका हेग करके एक जगह है, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, जितने भी अलग अलग जो भी इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं, अभी अभी देखिए एक मुद्दा हुआ है आपका इंटरनेशनल कोर्ट का ही मुद्दा है। भारत को तकरीबन $10,000 10,000 करोड़ रुपए 10,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। एक यूरोपियन कंट्री है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, अभी हाल ही का केस है। तो इंटरनेशनल कोर्ट में मुद्दा चल रहा था, ये केस चल रहा था और उस कंट्री ने यूरोपियन कंट्री है वो भारत से ये केस जीत लिया उसने। और अब इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से पेनाल्टी लगाई गई है कि आप उस देश की जो कंपनी है उसे आप 10,000 करोड़ रुपए पेनाल्टी के तौर पे देंगे। तो ये मुद्दे जो दो देशों के बीच में चलते हैं उनका जो केस लड़ा जाता है वो इंटरनेशनल कोर्ट पे ही लड़ा जाता है। जैसे आप किसी दूसरे देश में आपने, जैसे देखिए इंडिया का है, उसने भी सऊदी अरबिया को एक रिट निकाल के दी है कि भाई आपके देश में अगर कोई भारतीय जो आपके देश में रह रहा है या आपके देश में काम करता है, कुछ भी है, एज अ टूरिस्ट आपके देश में गया है और उससे कोई ऐसा कांड हो जाता है जो कि
क्षमा योग्य नहीं है, जिसको हम माफ़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भारत ने कहा है कि अगर आपके देश में किसी भारतीय ने फ्रॉड किया है तो आप बेशक वहाँ से अपना डेलीगेट लेके यहाँ के कोर्ट में, भारत के कोर्ट में उसकी अर्जी डाल सकते हैं, और अगर उसका प्रूफ हो जाता है कि उसने ऐसा ऐसा किया है तो आप अपने हिसाब से सज़ा उसको दिलवा सकते हैं। तो ये भारत ने छूट दी है। तो ऐसे कई देश होते हैं जिनका किसी दूसरे देश के साथ संबंध अच्छा होता है तो वो दे देते हैं। जैसे अब मान के चलिए, अब भारत और चाइना का अगर कोई मुद्दा होता है, ऐसा कोई मुद्दा हो जाए कि जो कि दोनों देश आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो ये मुद्दा कहाँ सुलझाया जाएगा? अगर मान के चलिए चाइना हमारे बहुत सारे पैसे रख लिया, कोई कंपनी हमारी वहाँ काम करती थी और वो कंपनी उसने हड़प ली, तो ये मुद्दा कहाँ जाएगा? यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा। ठीक है, और वहाँ इस चीज़ का निर्धारण किया जाएगा, और अगर हम ये केस जीत जाते हैं तो हम कितना भी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं चाइना के ऊपर। ठीक है, लास्ट है आपका द सेक्रेटरीट, सचिवालय। जाओ भाई। The Secretariat carries out day-to-day work of the United Nations. Its administrative head is known as the Secretary General. He is appointed by the General Assembly on the recommendation of the Security Council. The Secretary General brings to the attention of the Security Council any matter threatening international peace or any international importance. At present, Antonio Guterres of पुर्तगाल इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसमें कई भारतीय भी इसमें रह चुके हैं द सेक्रेटरीट में। ऐसे ही आपका क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेन जज के तौर पे भी कई भारतीयों ने काम किया हुआ है। आज भी वहाँ पे कई भारतीय, एक दो भारतीय वहाँ पे भी आज भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज के तौर पे कार्यरत हैं। ठीक है, सेक्रेटरीट में देखिए जो भी चीज़ें होती हैं आपकी संयुक्त राष्ट्र के जो रोज़ के कार्य होते हैं वो सचिवालय में देखे जाते हैं। इसके सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को महासचिव कहा जाता है। जो भी इसका हेड होता है उसे सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है या महासचिव कहा जाता है। उसकी जो नियुक्ति होती है, जो उसका अपॉइंटमेंट होता है, वो जो नियुक्त करता है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे महासभा के द्वारा किया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, जो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देश हैं, उनके रेफरेंस के द्वारा महासभा इसको चुनाव करती है। ठीक है, विश्व शांति भंग करने वाले मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी भी मामले की ओर महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करता है। वर्तमान में दक्षिण कोरिया के श्री बान की मून, वो तो नहीं फिलहाल अभी उनका उनको वो कर दिया गया, उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया। एंटोनियो करके कोई है पुर्तगाल के, वो जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस के। बाकी आपका अपन कल की वीडियो में पढ़ेंगे स्पेशल एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। चलिए वीडियो आपकी यहीं ख़त्म।